अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम खैर और आफ़ियत से होंगे। तो आज हम लोग जो सीरीज़ शुरू करने वाले हैं वो है हमारे प्रीवियस पेपर्स, जितने भी टेट, टीआरटी, डीएससी जो भी प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। इंशाअल्लाह हर 8 दिन में एक बार हम लोग प्रीवियस पेपर्स को भी देखेंगे, ताकि हमको पता चले कि जिस तरह के पैटर्न्स फॉलो करता है, जिस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस की जो नौइयत होती है वो किस तरह बनती है, हमको इसका आइडिया मिलेगा। तो हम उस लिहाज से हमारी प्रैक्टिस को क्या करेंगे, जारी रख सकते हैं। तो आज मैंने टेट 2017 में जो पेपर्स हुए थे उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम, उसके क्वेश्चन ऐड किए हैं ईवीएस पार्ट के। तो देखते हैं, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दिस इज़ अ मिलेट। ये एक अजनास की बारीक किस्म है। ये क्वेश्चन जो है जितने भी लिए हैं मैंने, ये टेट पेपर प्रीवियस से लिए हैं 2017 से, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के। तो पहला क्वेश्चन ये था कि इनमें से एक अजनास की बारीक किस्म है, ए हॉर्स ग्राम, बी जवार, सी राई और डी कंजत। कंजत जिंजली जिसको हम लोग तिल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जवार। जवार इसका जवाब है, क्योंकि जवार जो है एक अजनास में आता है, एक मिलेट में आता है, ठीक है ना। मिलेट जैसा कि जवार है, गेहूं है, रागी है, बाजरा है, ये तमाम जो है मिलेट्स में आते हैं हमारे। अगर हम हॉर्स ग्राम की बात करेंगे तो ये एक लेंटिल हो जाएगा, यानी कि ये लेग्यूमिनस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले दालों की किस्म में आता है, ठीक है ना। अगर हम लोग मस्टर्ड और कंजत की बात करेंगे तो ये दो जो हैं इनसे हम लोगों को तेल हासिल होता है, मस्टर्ड ऑयल और फिर जिंजले ऑयल हमको हासिल होता है। तो ये जो हो जाएंगे हमारे क्या कहेंगे इसको, तेल देने वाले बीज हो जाएंगे ये, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक आम इंसान के दहन में मौजूद कचली दांत की तादाद कितनी है। दांतों की तादाद पूछ रहा है, वो भी कचली दांत, कैनिन्स की पूछ रहा है। तो हमारे बुक में एक ज़ाब्ता दिया गया है, डेंटल फार्मूला 2/2, 1/1, 2/2, 3/3। अगर हमको ये पता होगा तो हम आसानी के साथ इसका जवाब दे सकते हैं। हमारे जो दांत है भाई, उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, ऊपर के 2 हिस्से और नीचे के 2 हिस्से। और जो फार्मूला बनाया गया है वो एक हिस्से का बनाया गया है, 4 हिस्सों में से एक हिस्से का फार्मूला है हमारे। अगर हम 4 हिस्से करेंगे तो एक हिस्से में क्या होंगे भाई, 2 इंसिसर्स पाए जाएंगे, एक जो है कैनिन पाया जाएगा, 2 प्रीमोलार पाए जाएंगे और 3 मोलार पाए जाएंगे। ये जो है हमारे एक 4 में से एक हिस्से में होगा। अगर हम लोग अगर हम दहन की बात करेंगे तो एक हिस्से में जब एक कैनिन पाया जा रहा है तो 4 हिस्सों में कितने कैनिन पाए जाएंगे भाई, 4 कैनिन पाए जाएंगे। यानी कि हमारे आम इंसान में कचली दांतों की तादाद कितनी होती है, 4 होती है। उसी तरह आपको खाते दांत यानी कि इंसिसर्स की भी तादाद मालूम होनी चाहिए, पेश दाढ़ा कितने हैं वो भी मालूम होने चाहिए, और दाढ़ा कितने हैं वो भी आपको मालूम होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो वो इदारा जो तेलंगाना में रिवायती फसलों की तजदीद पर काम कर रहा है, ए NIN, बी CCME, सी DDS और डी ICRI SAT। तो कौन सा इदारा है जो तेलंगाना में रिवायती फसलों पर जो है हमारा रिवाइवल कर रहा है, तजदीद कर रहा है, हमको बताना है। ओके, NIN जो है उसको हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे, ठीक है ना। अगर हम लोग आंसर के जवाब देंगे हमारे तो ये हो जाएगा हमारा DDS, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी जो है हमारे तेलंगाना में ट्रेडिशनल क्रॉप्स का रिवाइवल कर रहा है। अगर हम NIN की बात करेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो कि हैदराबाद में है। अगर हम CCME की बात करेंगे तो ये जो है कैनेडियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ये, ओके ना। तो जो इदारा है वो DDS है, हमने पढ़ा होगा, हमारे बुक में है। ज़हीराबाद के इलाक़ों में जो है ये बहुत ही क्या है भाई, जोश व खरोश के साथ जो है DDS से लोग जुड़ रहे हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। गुलाब इसकी मिसाल है, रोज़ इन एन एग्जाम्पल फॉर, ए झाड़ियों की, बी बूटियों की, सी बेल की या फिर डी दरख्त की। तो दरख्त के भी या फिर पौधों के भी बहुत सारे अक़साम हैं, बहुत सारे किस्मों में उनको तकसीम किया गया है। हमको बताना है कि जो गुलाब है वो किस किस्म में आता है। ओके, झाड़ी में आता है, बूटी में आता है, बेल में आता है या फिर दरख्त में आता है। तो हमारा जो जवाब है वो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, झाड़ियाँ। जो हमारा गुलाब है वो झाड़ियाँ या फिर शर्ब में आता है भाई। तो अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इनके हाइट की बेस पर हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है।
तो पहला हो जाएगा हर्ब्स, जिसको बूटी कहेंगे हम लोग, जैसा कि पुदीना है, तुलसी है, ये छोटे होते हैं पौधे बहुत। अगर हम लोग श्रब्स की बात करेंगे, जैसा कि गेंदा है हमारा, गुलाब है, तो इनमें क्या होती है, तने से बहुत सारी शाखें निकलती है। अगर हम ट्रीज़ की बात करेंगे तो ये बहुत ही बड़ा होता है और उसका जो तना होता है वो चौबेदार होता है। अगर हम लोग क्रीपर्स की बात करेंगे तो इसका जो तना होता है वो कमज़ोर होता है भाई, और वो ग्राउंड यानी कि सतह से चिपके हुए क्या होता है, फैलता है। अगर हम लोग क्लाइंबर की बात करेंगे, बेल की बात करेंगे, तो ये क्या होता है भाई, किसी सहारे की मदद से ऊपर चढ़ता हुआ बढ़ता है, जैसा कि हमारा तुरई है, सेम है, ये हो जाएंगे बेल। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फूल का वो हिस्सा जो बारहवरी के बाद बीज में नमो पाता है, द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच डेवलप्स इनटू सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये रिप्रोडक्शन से लिया गया है हमारा क्वेश्चन, लास्ट स्टेट के प्रीवियस पेपर में आया हुआ है। तो कौन से हिस्सा जो है हमारा बीज बनाता है, हमको क्वेश्चन पूछ रहा है। ए मादगेन, बी मादा कोट, सी बैजा और डी बैजदान। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बैजे। जो बारीक बारीक जो बैजे होते हैं वही क्या होते हैं, बीज में तब्दील हो जाते हैं बारहवरी के बाद, और जो बैजदान होता है वो फल में तब्दील हो जाता है बारहवरी के बाद। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ याद रखने की चीज़ें हैं, जैसा कि पिस्टिल जो है, मादगेन जो है, उसमें क्या क्या आएंगे भाई, तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओविल, ये पिस्टिल के हिस्से होंगे। अगर हम लोग स्टैमेन या फिर नरकोट या फिर नरतौलीदी अज़ा की बात करेंगे फूलों में, तो एंथर और फिलामेंट जो है वो नरतौलीदी अज़ा में शामिल होंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप लोग, पिस्टिल में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी और स्टैमेन में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दिस इज़ अ ज़ीरोफाइट, ये एक सहराई पौधा है। ए ब्रिंजल, बी एलोवेरा, सी रोज़ और डी हिबिस्कस। तो अगर आपको यहाँ पे नहीं पता तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्रिंजल है, जो गुलाब है और गुड़हल है, हम देखते हैं भाई ये ज़ीरोफाइट्स में नहीं आते हैं, ये मीज़ोफाइट्स में आते हैं। ठीक है ना। अगर हम घी गवार या फिर एलोवेरा की बात करेंगे तो हमारे घरों में भी एलोवेरा मौजूद है, हम इसको देखेंगे तो हम कभी इसको पानी नहीं डालते हैं, उसके बावजूद भी क्या है, ये खुद ब खुद क्या है, बढ़ता जाता है। तो जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, बिना पानी के खुश हिस्सों में रह सकते हैं। या कुछ क्लासिफिकेशन है, आप लोग देख लो। मीज़ोफाइट्स इसको कहते हैं भाई जो थोड़े बहुत पानी में क्या है लग जाते हैं। ज़ीरोफाइट्स मतलब जो ड्राई हैबिटेट्स यानी कि खुश्क इलाकों में पाए जाते हैं। हेलोफाइट्स यानी कि जो नमकीन इलाके होते हैं, नमकीन पानी होता है, उसमें पाए जाते हैं। अगर हम हाइड्रोफाइट्स की बात करेंगे तो जो ताज़ा पानी होता है हमारा, उसमें जो पौधे पाए जाते हैं उनको हम लोग हाइड्रोफाइट्स कहेंगे। ये क्लासिफिकेशन है हमारी पौधों की, आप लोग एक मरतबा इसको देख लें। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वो शबीना पिस्तानिया जो अपने रास्ते में मौजूद रुकावटी अशिया की पहचान अपनी पैदा किर्दा आवाज़ की नकाज सुनकर करता है। The nocturnal mammal which detects the obstacle on its way by hearing reflection of sounds produced by itself। तो ऐसे ही पिस्तानिया का बताना है हमको, जो क्या करेगा भाई, वो नज़र नहीं आता है भाई, ये क्या कहेंगे उसको हम, शबीना है, यानी कि रात के वक्त में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और उसको रात के औकात में कुछ नज़र नहीं आता। उसके बावजूद भी वो अपने सामने आने वाले रुकावटों की पहचान किस तरह करता है, तो वो एक तरह की आवाज़ निकलता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती है उसकी आवाज़ में होती है, जिससे क्या होती है, वो चीज़ों को टकराती है। उसके बाद जो उसको फ्रिक्वेंसी मिलती है, जो इर्तियाश वो सुनता है, उसके ज़रिए क्या करता है, वो सामने कौन सी चीज़ें हैं, कोई रुकावट है या नहीं, उस तरह से उसकी पहचान करता है। जवाब हो जाएगा हमारा बी चमगादड़, डी चमगादड़ या फिर बैट जो है हमारा जवाब हो जाएगा। ओके। फॉक्स, डॉग, कैट तो आपको पता ही है क्या होते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एग्जाम्पल फॉर रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, तवानाई के तजदीदी वसाइल की मिसाल है। ए हवा, बी पेट्रोलियम, सी कोयला और डी कुदरती गैस। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल किसे कहते हैं। ऐसी चीज़ें जो हम कितना भी इस्तेमाल कर लें भाई, उसके बावजूद भी हमको बाकी रहेगी, नेक्स्ट जनरेशन के लिए बाकी रहेगी, वो होगी रिन्यूएबल। अगर हम लोग नॉन रिन्यूएबल की बात करेंगे तो हम जितना उसको इस्तेमाल करते जा रहे हैं, दिन ब दिन उसकी जो मकदार है वो ख़त्म होती जा रही है, और एक ऐसा वक्त भी आएगा जब वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी, वो है नॉन रिन्यूएबल। हमको रिन्यूएबल की मिसाल पूछा है तो जवाब हो जाएगा हमारा हवा। ठीक है ना। हवा है, सोलार एनर्जी है, हाइड्रो पावर है, पानी की एनर्जी है, जियोथर्मल है, कोयले, ठीक है ना। और हमारा
जो वाइंड है, ये तमाम जो हो जाएंगे रिन्यूएबल हो जाएंगे। अगर हम नॉन रिन्यूएबल की बात करेंगे तो तेल है, कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, हमारी कुदरती गैस, न्यूक्लियर पावर, ये जो चीज़ें हैं ये वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाएगी और एक दिन चाहे पूरी तरह से ही ये हमारे ज़मीन से ख़त्म हो जाएगी। ये है हमारी नॉन रिन्यूएबल, यानी कि जिसको हम रिन्यू नहीं कर पाएंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन फ्लो ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो किसी आबी ज़खायर से हमारे घर तक जो हमको पीने का पानी मुहैया किया जाता है, उसके लिए कुछ स्टेप्स क्या है फॉलो किए जाते हैं। तो हमको बताना है कि जो करेक्ट सीक्वेंस रहेगा स्टेप्स का वो क्या होगा। इम्पॉर्टेंट है, हमारे टेक्स्ट बुक में बाज़ाब्ता ये फ्लो चार्ट दिया गया है, ठीक है ना, कि हमारे वाटर बॉडी से लेकर हमारे घरों तक, नलों में पानी आने तक कौन कौन से मराहिल से ये गुजरता है। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा जवाब हो जाएगा। अगर हम देखेंगे फ़्लो चार्ट तो पहले भाई ज़ख़ीरे आब से पानी को कहाँ भिजाया जाता है, उसकी तख्तीर की जाती है, फ़िल्टर किया जाता है उसको, उसके बाद उसका एरिएशन किया जाता है, उसके बाद उसमें क्लोरीन मिलाकर उसका क्लोरीनेशन किया जाता है, उसके बाद उसको बालाई टांक जो बड़ी टंकी होती है उसमें भेजा जाता है। फिर वहाँ से क्या होता है भाई, हर घर को कनेक्शन होता है टांकी से, टैप के ज़रिए फिर नल के ज़रिए क्या है वो टांकी के ज़रिए घरों में पानी मुहैया किया जाता है। पीने का पानी हमको इस तरह हासिल होता है। ये कुछ इसके स्टेप्स हैं, याद कर लें। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कसा बीमारी इसकी कमी के सबब वाक़ होती है। रिकेट्स द डिसीज़ कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ व्हाट। तो इसका डिटेल में हम लोग कल ही इसको देख चुके हैं भाई, डिटेल में देख चुके हैं कि जो कसा बीमारी है वो हड्डियों की बीमारी होती है जो स्पेशली बच्चों में पाई जाती है। तो ये किसकी कमी से लाहक होती है हमको बताना है। ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन ए और डी विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी। जो विटामिन डी है जिसको हम लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं, उसके ज़रिए जो है उसकी कमी से जो रिकेट्स नामी बीमारी होती है। अगर हम लोग विटामिन सी की बात करेंगे तो इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहेंगे और इससे जो बीमारी होती है उसको स्कर्वी कहेंगे। अगर हम विटामिन ए की बात करेंगे तो इसको रेटिनॉल कहते हैं और इसकी कमी से हमको नाइट ब्लाइंडनेस नामी बीमारी होती है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो एक पूरी फैमिली है जो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कौन से विटामिन बी से कौन सी बीमारी हमको लाहक होगी। ओके ना, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 रिकेट्स। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वाटर लिली इज़ एन एग्जाम्पल फॉर। आबी लिली इसकी मिसाल है। ए पानी में डूबा हुआ पौधा, बी गरखाब मुताल्लिक़ आबी पौधा, सी आज़ादाना तैरने वाला पौधा और डी तालाब का जड़दार पौधा जिसके पत्ते तैरते हैं। तो जो हमारा क्या कहेंगे भाई, जो हमारा पानी में पाए जाने वाला जो इकोसिस्टम है, ठीक है ना, उसमें भी जो पौधे हैं मुख्तलिफ़ अक़साम के पौधे होते हैं। तो हमको बताना है कि जो वाटर लिली है वो किस किस्म में आएगा, किस किस्म का पौधा जो है वाटर लिली है। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो वाटर लिली होता है वो तालाब में उसकी जड़ें क्या है धसी हुई होती है और ऊपर पत्ते क्या हैं उसके तैरते हुए होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये बहुत, ऐसे के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे बायो के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के पौधे जो है हमारे आबी माहौली निज़ाम में पाए जाते हैं। तो एक तो पूरी तरह से ज़मीन में धसे हुए होते हैं जिसको हम लोग सबमर्ज्ड कहेंगे, और एक जो होते हैं उनकी जड़ें जो होती है रूटेड नहीं होती, यानी कि जड़ें भी पानी के अंदर होती है और वो आज़ादाना तैरते हुए होते हैं। अगर हम आल्गे की बात करेंगे तो ये पूरी तरह से है क्या है फ्री फ्लोटिंग होते हैं। अगर हम लोग रूटेड फ्लोटिंग की बात करेंगे तो अभी हम देख चुके हैं आबी लिली उसकी मिसाल है। तो ये जो है आप लोग क्या करें, इसकी एग्जाम्पल्स देख लें कौन कौन सी हो सकती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दिल की बीमारियों के इलाज में माहिर डॉक्टर कहलाता है। द डॉक्टर हु इज़ स्पेशलाइज्ड टू हार्ट ailments इज़ कॉल्ड। कार्डियोलॉजिस्ट, बी पल्मोनोलॉजिस्ट, सी न्यूरोलॉजिस्ट और डी नेफ्रोनोलॉजिस्ट। तो देखें बहुत सारे बीमारियों के बारे में ज़िक्र है। उसके बाद हमको बताया भी गया है कि कौन सी बीमारी का इलाज करने वाले डॉक्टर को हम लोग क्या कहेंगे। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कार्डियोलॉजिस्ट। जो दिल की बीमारियों का इलाज करते हैं हम उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहेंगे। अगर हम लोग पल्मोनोलॉजिस्ट की बात करेंगे तो हमारे जो तनफुसी निज़ाम होता है, जो हमारे फेफड़े वगैरह है, उससे मुताल्लिक़ अगर बीमारियों का इलाज करना हो तो पल्मोनोलॉजिस्ट करेंगे। अगर हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट की बात करेंगे तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, अज़बी निज़ाम है, जो हमारे असब होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उससे रिलेटेड अगर हमको बीमारियों का इलाज करना है तो उसको हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट कहेंगे। और नेफ्रोलॉजिस्ट क्या होता है भाई, जो हमारा बोली निज़ाम होता है, ठीक है ना, जो हमारा अखराजी निज़ाम है, जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है,
उससे रिलेटेड अगर हमको कोई बीमारी हो गई तो हम लोग नेफ्रोनोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इस खेल को जानवर की मदद से खेला जाता है। द फॉलोइंग गेम इज़ प्लेड विद द हेल्प ऑफ एनिमल। ये तो हमारे 3rd क्लास की EVS में दिया गया है कि कौन सा खेल जो है हम जानवर की मदद से खेलते हैं। ए बिलियर्ड्स, बी वॉलीबॉल, सी पोलो और डी क्रिकेट। यहाँ पे भी कॉमन सेंस लगाने की बात है, हम ऑप्शन एलिमिनेट करके आसानी से इसको दे सकते हैं। भाई वॉलीबॉल तो बॉल से खेला जाता है, क्रिकेट जो बैट एंड बॉल से खेला जाता है, ठीक है ना। और बिलियर्ड्स जो है वो भी एक बॉल और एक स्टिक से खेले जाने वाली गेम है, लेकिन जो पोलो है वो खेला जाएगा घोड़ों की मदद से, ठीक है ना। घोड़ों पर घुड़सवारी करते हुए जो गेम खेला जाता है उसको हम लोग पोलो कहेंगे। और ये गेम भी ऐसा है जिसमें जानवर की ज़रूरत होती है, घोड़े की ज़रूरत होती है। ये 3rd क्लास की EVS में दिया गया सो क्वेश्चन है। ये जो EVS वाला पार्ट होगा इसमें ना सिर्फ EVS पाया जाएगा बल्कि EVS रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, बायोलॉजिकल साइंस रहेगा, आपको क्या रहेगा, सोशल रहेगा और फिजिकल साइंस रहेगा। ये तमाम के तमाम जो है एक ही सेक्शन में पूछे जाने वाले जितना भी साइंस आएगा भाई वो तमाम की तमाम इसी क्या है हमको पार्ट में पूछा जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो हमारे आबा अजदाद इस किस्म के बर्तनों को ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। दिस टाइप ऑफ यूटेंसिल्स आर मोर यूज्ड बाय आवर एंसेस्टर्स। ए तांबे के बर्तन, बी मिट्टी के बर्तन, सी लकड़ी के बर्तन और डी लोहे के बर्तन। बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए थे टेट 2017 के क्या कहेंगे हम लोग टेट पेपर में। 2000 उर्दू मीडियम का है, ये बेसिक से क्वेश्चन है, इसके अंदर ज़्यादा डीप में भी नहीं पूछा गया है। लेकिन दिन ब दिन जो कंपटीशन लेवल है वो बढ़ता जा रहा है तो क्वेश्चन पेपर इस बार टफ पढ़ने के चांसेस हैं। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी के। जो हमारे आबा अजदाद है वो जो है हम ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन या फिर क्ले से बने हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। आज भी अगर गांव वगैरह में जाएंगे तो मिट्टी के हांडी मिलेंगे, हम लोग मिट्टी के बर्तन मिलेंगे जिसका इस्तेमाल करके वो लोग क्या करते थे भाई, अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। यूटेंसिल्स कौन से, मिट्टी के यूटेंसिल्स में या मिट्टी के बर्तनों का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करता था पहले ज़माने में। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये ग्राम पंचायत के अफ़ाल के मुताल्लिक़ नहीं है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। तो बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत के कौन कौन से भाई अफ़ाल हैं, हमको टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका जवाब आप लोग दें। मोरियों की सफाई, गांव में पोस्ट ऑफिस का इंतज़ाम, पीने के पानी की सरबराही या फिर स्ट्रीट लाइट का इंतज़ाम। इनमें से कौन सा जो है हमारे ग्राम पंचायत का एक काम नहीं है, पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मेंटेनिंग पोस्ट ऑफिस इन द विलेज। जो पोस्ट ऑफिस मेंटेन करना है वो पंचायत का काम नहीं होगा। बाकी जो मोरियों की सफाई है, गांव, उसके अलावा पीने के पानी की सरबराही है, स्ट्रीट लाइट का इंतज़ाम है, ये तमाम जो चीज़ें रहेंगी ये हमारी ग्राम पंचायत क्या है करेगी, उसके ज़रिए किए जाने वाले ये सारे काम होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्राम पंचायत के अफ़ाल है, आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देखकर याद कर लें, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा, मुसल्लिस अलामत इसके लिए है। ट्रायंगल इज़ अ सिंबल फॉर, यानी कि हम लोग कन्वेंशनल सिंबल्स पढ़े हैं कि मैप्स में कौन से सिंबल किस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं या किस चीज़ को बतलाते हैं। तो जो ट्रायंगल सिंबल होता है, मुसल्लिस की जो अलामत होती है हमारे मैप में, वो किसको ज़ाहिर करती है बताना है। ए पहाड़ या हिल्स, बी फील्ड्स या खेत, सी हट या झोंपड़ियाँ और डी वेल या फिर कुआं। जो मुसल्लिस की अलामत बताई जाती है कन्वेंशनल सिंबल्स में, रिवायती सिंबल्स में, वो किसको ज़ाहिर करती है हमको ये बताना है, ठीक है ना। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या है भाई, हील या फिर पहाड़। जो मुसल्लिस को जो अलामत है वो पहाड़ को ज़ाहिर करती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहाड़ है हमको, ठीक है ना। रिवर के लिए किस तरह का इस्तेमाल होता है हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सोशल में, कौन सी अलामत किसको ज़ाहिर करती है। आप एक मरतबा अच्छी तरह से जितना भी चार्ट दिया गया है हमारे टेक्स्ट बुक में उसको देख कर जाएँ, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ओके ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारे 17 की तरफ। ये रहा, अगर इतलाक़ जीने का हक़ और हक़ आज़ादी के मुताल्लिक़ हो तब क़ानून हक़ मालूमात 2005 के तहत तफसीलात को हस्ब ज़ैल घंटों के अंदर देना होगा। यहाँ पे RTE राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की बात की गई है, ठीक है ना। तो हमको अगर कोई एक पर्सन इतलात मालूम करना चाहता है, किससे रिलेटेड है भाई, वो जीने के हक़ से रिलेटेड है, ठीक है ना, और हक़ आज़ादी से रिलेटेड है, तो वो मालूमात जो है कितने घंटों में उनको देनी चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है,
ठीक है ना। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 48 आवर्स, यानी कि 2 दिन के अंदर जो है इसका जवाब आरटीआई को जो है देना होगा। ठीक है ना। आरटीआई की अगर हम बात करेंगे तो ये 2 अक्टूबर 2005 को क्या है भाई नाफिज अमल में आया था। ओके। अगर हम लोग नॉर्मल अगर इन्फॉर्मेशन मालूम करना है कोई क्या कहेंगे हम लोग, हमको दरख्वास्त लेनी है किसी इन्फॉर्मेशन की, तो वो नॉर्मल जो है हमको 30 दिन में क्या है भाई उसका जवाब देना होगा। अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसका जो जवाब है 48 आवर्स में देना होगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अ पैसेज दैट अलाउज द रेन वाटर टू ड्रेन ऑफ इज कॉल्ड। बारिश का पानी जिस रास्ते से गुजरता है इस रास्ते को कहा जाता है। ए टिल्ट, बी डंग, सी स्टिल्ट और डी डोंगा। ये मुख्तलिफ़ अक़साम के जो मकान हैं, जो मस्किन है मकान, उसमें का क्वेश्चन है ये कि एक तरह का क्या कहेंगे भाई, एक तरह का पैसेज होता है जहाँ से जो है ज़्यादा बारिश का पानी जो होता है वो हमारे छतों पर ना रुकने के बजाय वो एक पैसेज के ज़रिए गुजर जाता है। उस पैसेज को क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे हम स्टिल्ट। जो घरों में है स्टिल्ट नामी एक पैसेज होता है, एक क्या कहेंगे भाई, एक क्या कहेंगे हम इसको, नाली कहेंगे, गुजरने की जो क्या है जगह कहेंगे। वहाँ से क्या होता है ज़्यादा बारिश का पानी क्या होता है आसानी के साथ गुजर जाता है, ना कि वो हमारे छत पर जमा हो जाता है। ओके ना। ये है स्टिल्ट, याद रखने की चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर हम डोंगा की बात करेंगे तो ये एक तरह की क्या है भाई हाउस बोट है। ठीक है ना, जो कि झीलम नदी पर इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। द फॉलोइंग टैंक इज़ ऑल्सो कॉल्ड उदया समुद्रम। दो इनमें से कौन से तालाब को हम लोग उदया समुद्रम कहेंगे। ए पांगल तालाब, बी पाखल तालाब, सी रामप्पा तालाब और डी हुसैन सागर तालाब। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, जो हमारी तालाब हमारी ज़िंदगी है उससे लिया गया है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, वाटर बॉडी से लिया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पांगल। जो पांगल तालाब है ना, उस तालाब को ही क्या है उदया समुद्रम के नाम से भी जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट है। ओके ना। पांगल तालाब हमारे बुक में रामप्पा के बारे में भी देखे है भाई, रामप्पा तालाब कहाँ है, किसने बनाया है। हुसैन सागर के बारे में भी देखे है, हुसैन सागर कहाँ है, कौन सी नदी पर है। ये तमाम जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिहाज से, तो इस बारे में हमको नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। ठीक है। समुद्रम से भी एक क्वेश्चन बनता है, या फिर वाटर टैंक से भी, जो हमारे वाटर बॉडीज़ है, तालाब से भी क्या है क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्ज़ाम में। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कम इनटू फोर्स इन द ईयर। जो क़ानून बराए तहफ़्फ़ुज़ जंगली ज़िंदगी है इसको कब नाफिज किया गया है। ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 1981 और ऑप्शन डी 1971। क़ानून हक़ बराए तहफ़्फ़ुज़ जंगली ज़िंदगी कब आया था ये हमको बताना है, कब नाफिजुल अमल हुआ ये एक्ट। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1971। जो 1971 है, कहीं कहीं पर 1972 भी देकर है, तो जो भी 1971 या 72 ऑप्शन में है हमको टिक करना है। 1971 में क्या है भाई जंगली जानवरों का शिकार करने का एक एक्ट आया है भाई। ठीक है ना। इसके तहत क्या है भाई जंगली जानवरों का अगर हम शिकार करेंगे तो हमको 3 से 7 साल की जेल होगी और 1 लाख का हमको क्या है जुर्माना अदा करना होगा। 1970 एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। गुसाड़ी इज़ अ ट्रेडिशन डांस ऑफ। जो गुसाड़ी है वो रिवायती रक़्स है, किस कबीले से मुताल्लिक़ है या किस कबीले से ताल्लुक़ रखता है हमको बताना है गुसाड़ी डांस। ए चिंचू, बी लंबाड़ी, सी कोया और डी जो है गोंड्स। चले बताएं। गुसाड़ी डांस इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले के प्रीवियस क्वेश्चन मतलब प्रीवियस जो टेट या टीआरटी था उसमें भी ये पूछा गया था, मतलब बार बार रिपीटेड होने वाला ये क्वेश्चन है। जो कबीले होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनसे हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी गोंड्स। जो गोंड होते हैं ना, उनका जो रिवायती रक़्स होता है उसको हम लोग गुसाड़ी कहेंगे। ये गोंड जो है ये ज़िला आदिलाबाद के निर्मल में केसलापुर में पाए जाने वाला एक कबीला है। वहाँ पर नागोबा यात्रा भी होती है, ये भी गोंड से ही रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। गोंड जो है वो आदिलाबाद में पाए जाने वाले कबाइल है।
इसके अलावा आदिलाबाद में पाए जाने वाले कुछ और 4 क़बाइल का भी हमारे टीआरटी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो क़बाइल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। हत्ता मीन्स, हत्ता से क्या मुराद है भाई? हत्ता क्या है? तो ये एन आर्ट फॉर्म फ्रॉम चिंचूज, अ गेम ऑफ कोयाज, वीकली फेयर ऑफ बोंडा और डी फेस्टिवल ऑफ गोंड्स। तो जो हत्ता है वो क्या है हमको पूछा जा रहा है। ये तो चिंचूज का एक आर्ट फॉर्म है, या फिर कोयाज का एक गेम है, बोंडा का एक हफ्तावारी बाज़ार है, या फिर गोंड की एक फेस्टिवल है। जो हत्ता है वो क्या है? हत्ता का मतलब क्या है? तो जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वीकली फेयर ऑफ बोंडा। जो बोंडा नामी कबीले होते हैं ना, वो कबीलों का हफ्तावारी एक बाज़ार होता है, उसको हम लोग हत्ता कहेंगे। क्या कहेंगे? हत्ता। इसमें क्या होता है भाई, जंगल से जो भी चीज़ें होती है वो कलेक्ट करके जमा करके क्या है, हफ्तावारी बाज़ार में क्या करते हैं, एक दूसरे को बेचते हैं। यहाँ पर जो सिस्टम पाया जाता है बेचने का वो बार्टर सिस्टम है, ठीक है ना। यानी कि अशिया के ज़रिए अशिया की लेन देन होती है। यहाँ पर जो पैसा है उसका कोई भी क्या है, जिक्र नहीं होता। वो लोग अशिया के ज़रिए अशिया की लेन देन करते हैं, जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो इस दरिया का दाखिला हमारे रियासत में कंडाकर्ती से होता है। दिस रिवर इज इंटरिंग टू आवर स्टेट एट दी कंडाकर्ती। ए प्रणहिता, बी गोदावरी, सी मूसी और डी कृष्णा। बताएं कि कौन सी ऐसी नदी है या कौन सी ऐसी दरिया है जो कि हमारे तेलंगाना स्टेट में कंडाकुर्ती नामी जगह से क्या है, दाखिल होती है। कौन सी है? अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। जो गोदावरी नदी है ना, वो महाराष्ट्र से निकलती है भाई, त्र्यंबकेश्वर से, नासिक से निकलते हुए तेलंगाना में निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक कंडाकुर्ती नामी जगह है, वहाँ से क्या है, हमारे तेलंगाना में एंटर होती है। उसके अलावा यह मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी क्या है, बहने वाली नदी है। गोदावरी इम्पॉर्टेंट है। कहाँ से एंटर होती है हमारे तेलंगाना में? तो कंडाकुर्ती के मकाम निज़ामाबाद से दाखिल होती है। इसके अलावा हमारे निर्मल बासर में भी क्या है, ये नदी गुजरती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। द फॉलोइंग वन इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट। हस्ब ज़ैल में से एक को सियारा के तौर पर शुमार नहीं किया जाता है, ठीक है ना, सियारा आना चाहिए वहाँ पर। ए प्लूटो, बी यूरेनस, सी अर्थ और डी सैटर्न। चले बताएं, हम लोग पढ़े हैं हमारे निज़ाम शमसी में कितने सैयारे हैं, हमारा जो सूरज है वो सितारा है, उसके अलावा कितने सैयारे घूमते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इनमें से किसको अब सैयारा कंसिडर नहीं किया जा रहा है। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्लूटो। जो प्लूटो है वो अब जो है सैयारे के तौर पर उसको तस्वुर नहीं किया जा रहा है। बाकी जो है हमारे पाए जाने वाले जो शमसी निज़ाम में सैयारे हैं वो पूरे 8 है। ओके ना, ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये थे हमारे 24 क्वेश्चंस टीएस टेट 2017 से उर्दू मीडियम से। जो अगला हमारा क्वेश्चन पेपर है वो है टीएस 2017। ये इंग्लिश मीडियम से लिए गए क्वेश्चंस हैं, जहाँ पर हम लोग इंग्लिश मीडियम जो ईवीएस पार्ट है उसमें कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देखेंगे। इंग्लिश मीडियम के टेट से जो पहला सवाल है हमारा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पल्स क्रॉप। मंद झेल में से कौन सी दालों की फसल नहीं है? ए ब्लैक ग्राम, बी मटर, सी ग्राउंडनट या फिर मूंगफली और डी जो है रागी। हमको बताना है पल्सेस में जो है ये नहीं आता है, क्या नहीं आता है हमको बताना है। ब्लैक ग्राम, मटर, मूंगफली और फिर रागी। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रागी। जो रागी है वो पल्सेस नहीं है, बल्कि वो एक मिलेट की किस्म है, एक अजनास की वो किस्म है रागी। बाकी के जो उड़द दाल है, मटर है और मूंगफली है, ये तमाम जो है पल्सेस में आ जाएंगे। ओके, जो रागी है वो क्या है भाई, वो एक तरह का मिलेट है, अजनास है। हम लोग देख चुके हैं हमारे जो 2017 का उर्दू मीडियम का पेपर हुआ था उसमें अजनास के बारे में पूछ लिया था। यहाँ पर जो है हमको मिलेट के बारे, यहाँ पर हमको क्या है भाई, पल्सेस के बारे में पूछ लिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, मिलेट, पल्सेस जो भी है हमको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दिस इज़ रिच इन प्रोटीन। इसमें वाफर मकदार में लहमियात पाए जाते हैं। ए वीट, बी राइस, सी रेड ग्राम और डी मैज़।
चले बताएं किसके अंदर बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में प्रोटीन पाए जाते हैं। जब हम लोग ग़िज़ा का टॉपिक पढ़ रहे थे हम ऑलरेडी देख चुके थे कि कार्बोहाइड्रेट किस में ज़्यादा पाए जाते हैं, प्रोटीन्स किस में ज़्यादा पाए जाते हैं, विटामिन्स किस में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हमको प्रोटीन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि जो प्रोटीन होते हैं ना वो दालों में वाफिर मकदार में पाया जाता है। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रेड ग्राम, जो मसूर दाल हैं भैया। इसके अलावा जितनी भी दालें हैं उसमें प्रोटीन जो है वाफिर मकदार में पाया जाता है। जो दीगर ऑप्शन हैं हमारे, जैसा कि जवार है, वीट है, गेहूं है, चावल है और मकई है, ये तमाम जो है ये अजनास हैं, ठीक है ना। और अजनास में वाफिर मकदार में क्या पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स या फिर जो निशास्ता होता है वो अजनास में बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। और जो प्रोटीन्स होते हैं वो जो भी पल्सेस होते हैं या फिर जो भी दालें होते हैं उसमें प्रोटीन ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नंबर ऑफ़ प्रीमोलार्स नॉर्मली फाउंड इन एन अडल्ट ह्यूमन बींग। आप लोग गौर करें तो जो हमारा उर्दू मीडियम का पेपर था उसमें कैनिन्स या फिर कचली दांत के बारे में पूछ लिया था। सेम इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन पेपर में हमको प्रीमोलार या फिर पेश दाढ़ा के बारे में पूछ लिया है। हम लोग फॉर्मूला देखे थे 2/2, 1/1, 2/2 और 3/3। तो एक हिस्से में जब 2 आएंगे पेश मोलारा तो पूरे 4 जो हिस्से हैं उसमें क्या आएंगे भाई, तो 2 को हम अगर 4 से कर देंगे तो हमारा जवाब हो जाएगा 8। ईजी है, अगर आपको डेंटल फार्मूला याद होगा तो आप आसानी के साथ जवाब दे सकते हैं। ओके ना। तो कितने पेश दाढ़ा पाए जाते हैं भाई, तो पूरे 8 पाए जाते हैं। एक हिस्से में जब 2 पाए जा रहे हैं तो टोटल हमारे जो दांतें हैं उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो जो टोटल रहेगा हमारा पेश दाढ़ा या फिर प्रीमोलार्स वो रहेंगे हमारे ऑप्शन नंबर बी 8, ठीक है ना। 8 पाए जाएंगे पूरे प्रीमोलार्स हमारे दहन में, ठीक है ना। कैनिन्स कितने थे, 4 थे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लिक्विड्स आर मेजर्ड इन दीज यूनिट्स। इन इकाइयों में मायात की पैमाइश की जाती है। ए स्क्वायर मीटर्स, बी लीटर्स, सी मीटर्स और डी ग्राम्स। ये टॉपिक भी हम लोग पढ़ चुके हैं लर्निंग हाउ टू मेजर में, कि कौन से यूनिट्स जो है कौन सी चीज़ों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जितने भी मायात होते हैं, ठीक है ना, लिक्विड्स होते हैं, उनकी पैमाइश हम लोग कौन से यूनिट्स में करते हैं हमको बताना है, ठीक है। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लीटर्स, ठीक है ना। जो लीटर्स है उसमें हम मायात की, जैसा कि दूध है, पानी है और या कोई भी मशरूबात हो गए, हम उसको लीटर्स में लीटर्स हो, मिली लीटर्स हो, उसमें करते हैं। अगर हम स्क्वायर मीटर्स की बात करेंगे तो जो किसी चीज़ का अगर हमको एरिया मालूम करना है तो हम लोग स्क्वायर मीटर्स यूनिट यूज़ करेंगे। अगर हमको लेंथ मालूम करना है किसी की तो मीटर इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको किसी का वेट मालूम करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राम का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ यूनिट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बने हैं 2017 के टेट में, तो इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ये भी टॉपिक पढ़ लेना है, लर्निंग हाउ टू मेजर। आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मध्य झील में से सबसे बड़ा फूल कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्लावर। ए लोटस, बी रफलेशिया, सी पैसिफ्लोरा और डी सनफ्लावर। चलें बताने की कोशिश करें कौन सा जो दुनिया का है सबसे बड़ा फूल है, उसको क्या कहेंगे हम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है ना। अगर हम इसका जवाब देख लेंगे तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रफलेशिया। जो रफलेशिया है वो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है भाई। अगर हम इसकी वज़न देखेंगे तो 7 से लेके 12 किलोग्राम जो है इसका वज़न हो जाएगा। इससे क्या है भाई, सड़े गोश्त की बदबू आती है जो 1 मीटर तक जो है हम 2 किलोमीटर तक हमको जो महसूस होती है इसकी सड़े हुए गले हुए बू इसकी। अगर हम लोग इसके खुतर की बात करेंगे तो 1 मीटर जो है इसका डायामीटर हो जाएगा। ओके ना, ये है रफलेशिया हमारा। इसका डायामीटर 1 मीटर होता है और जो है इसके सड़े हुए जो गोश्त की बू है वो 2 किलोमीटर तक हमको महसूस होती है। और इसका जो वज़न हो जाएगा वो हो जाएगा 7 से लेके 12 किलोग्राम। इतना बड़ा होता है ये फूल रफलेशिया। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो हवा में मौजूद गिर्द व गब्बार और धुएँ के ज़रात इंसानों में इस बीमारी का सबब बनते हैं, ठीक है ना। ए गैस्ट्रिटिस, बी ब्रोंकिटिस, सी आर्थराइटिस और डी अनीमिया। चले बताएं कौन सा हो सकता है। थोड़ा अगर हम लॉजिक लगाएंगे यहाँ पर तो हमको पता चलेगा भाई, जो हवा में मौजूद जो भी डस्ट पार्टिकल्स है वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे हमारे, हम सांस के ज़रिए उसको लेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो हमारे फेफड़ों में जाएंगे और फेफड़ों को ही मुतासर करेंगे ना। तो इससे जो बीमारी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी ब्रोंचिटिस। जो ये है ये हमारी फेफड़ों में पाए जाने वाले जो भी
जूफीज़े होते हैं ना, जूफीज़ों को मुतासिर करती है ये बीमारी, ब्रोंचिटिस, ठीक है, ब्रोंकिटिस, ओके। ये बीमारी हमारे फेफड़ों से मुताल्लिक़ है, जो हमको डस्ट वगैरह जो होंगे हमारे अगर हवा में जिसमें हम सांस लेते हैं तो इस बीमारी को लाक होने के असरात ज़्यादा होते हैं। अगर हम गैस्ट्रिस की बात करेंगे तो ये मैदे से मुताल्लिक़ एक बीमारी है, ठीक है ना। अगर हम आर्थराइटिस की बात करेंगे तो ये हड्डियों से मुताल्लिक़, जोड़ों से मुताल्लिक़ एक बीमारी है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द लेयर नियरेस्ट टू द अर्थ सरफेस इज़, ज़मीन की सतह के करीब तरीन परत कौन सी है? ए एक्सोस्फीयर, बी ट्रोपोस्फीयर, सी स्ट्रेटोस्फीयर या फिर डी मीजोस्फीयर। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है भाई, ठीक है ना, जो हमारा फ़िज़ाई कुर्रा है उसमें जो है उसको हम लोग 5 परतों में तकसीम किए हुए हैं। हमको बताना है कि जो हमारी ज़मीन है उसके सतह के करीब जो परत है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रोपोस्फीयर। जो ट्रोपोस्फीयर होती है वो हमारे ज़मीन के करीब जो है सबसे परत होती है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर जो है ऐसी परत होती है जिसके अंदर हमारे जो हवाई जहाज़ हैं वो सफ़र करते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो स्ट्रेटोस्फीयर में ही हमारी ओजोन लेयर जो है पाई जाती है, ठीक है ना। और जो सबसे आखिरी परत होती है वो होती है एक्सोस्फीयर, जहाँ पे हम लोग जितने भी हमारे रॉकेट सैटेलाइट्स दागे जाते हैं ना वो हमारे एक्सोस्फीयर में दागे जाते हैं। ओके, क्लियर है। कभी कभार इनकी हम लोगों को हाइट भी पूछ लेता कहाँ से कहाँ तक है, तो वो भी याद कर लें आप लोग। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये तवानाई की कभी ख़त्म नहीं होती है। दिस एनर्जी इज़ नेवर गेट एग्जॉस्टेड। ऑलरेडी हम लोग उर्दू मीडियम के क्वेश्चन पेपर में देखे हैं, यहाँ पे सेम एज इट इज़ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी जो तवानाई है वो ख़त्म नहीं होगी, या फिर रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में जिक्र था। तो यहाँ पे भी वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो एनर्जी है वो कभी ख़त्म नहीं होती, हमको बताना है, ठीक है ना। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आप देखेंगे तो इनमें सबके साथ एक ऐसा ऑप्शन जोड़ दिया गया है जिसमें ख़त्म होने वाली भी एनर्जी शामिल है। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वाइंड एंड सनलाइट, जो एक ऐसा ऑप्शन है हमारा जिसमें दो भी जो है रिन्यूएबल एनर्जी है भाई, ठीक है ना। हवा भी और सूरज की रोशनी, ये दो भी जो है कभी ख़त्म नहीं होने वाली। हम जितना भी इसका इस्तेमाल करेंगे वो हमारे लिए या हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बाकी रहेगा। उसके अलावा जो बाकी के है जैसे कि केरोसिन है, कोल है, नेचुरल गैस है, ये जो है ख़त्म होने वाले क्या है हमारे रिसोर्सेस है, जो वक्त के साथ साथ हम जितना उसका इस्तेमाल करेंगे वो एक दिन हमेशा के लिए हमारे सतह ज़मीन से ख़त्म हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फलकनुमा पैलेस बिल्ड बाय दी, फलकनुमा महल किसने बनाया था? ये क्वेश्चन पूछा है उर्दू मीडियम नहीं इंग्लिश मीडियम के टेट पेपर 2017 में पूछा गया कि जो फलकनुमा पैलेस है हैदराबाद में उसको बनाने वाला कौन है, उसका आर्किटेक्चर कौन है, हमको बताना है। ए सालार जंग 2, बी कुली कुतुब शाह, सी मीर उस्मान अली ख़ान और डी सरविखालुर उमरा। किसने बनाया है हमारे फलकनुमा पैलेस को? तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सरविखालुर उमरा जो है ना, उन्होंने जो है फलकनुमा पैलेस को बनाया था। ये हमारे कुछ तारीख़ी इमारतें, हमारा जो लेसन है ना उसके अंदर डिटेल में दिया गया है कि कौन सा महल, कौन सा क़िला, कौन से राजा ने बनाया था। तो उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फलकनुमा पैलेस बनाने वाले कौन हैं। तो सरविखालुर उमरा जो है हमारे फलकनुमा पैलेस के आर्किटेक्चर हो जाएंगे, ठीक है ना। कुली कुतुब शाह जो है वो तो हमारे हैदराबाद सिटी को बनाने वाले और प्लस जो हमारा चार मीनार है उसको बनाने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया द कंट्री दैट इज़ स्मॉलर देन इंडिया, रकबे की बुनियाद पर वो मुल्क जो हिंदुस्तान से छोटा है। अगर हम एरिया वाइज की बात करेंगे तो जो हमारा हिंदुस्तान है वो 7th यानी कि 7वें नंबर पर आता है पूरी दुनिया में। अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एरिया के हिसाब से हमारे इंडिया से भी छोटा कौन सा मुल्क है, ये हमको बताना है। ए कनाडा, बी ब्राज़ील और सी ऑस्ट्रेलिया और डी अर्जेंटीना। अगर आप लोगों को सीरीज़ पता होगी तो ये बात पता होगी कि जो कनाडा, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है वो हमारे इंडिया से जो है बड़े देश हो जाएंगे अगर हम लोग एरिया के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो अर्जेंटीना, कज़ाकिस्तान और अल्जीरिया ये ऐसे हैं जो हमारे इंडिया से छोटे ममालिक में शुमार होंगे। एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमारा इंडिया जो है 7वें नंबर पर आएगा। सबसे पहले आएगा रशिया, उसके बाद कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर हमारा इंडिया है 7वें नंबर पर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीरीज़ मिलाने के लिए भी पूछ ले सकता, ठीक है ना। सीरीज़ को अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चन बन जा सकता। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चिल्ड्रन आर नॉट हैविंग द फॉलोइंग राइट, बच्चों को दर्ज झेल हक़ हासिल नहीं है।
ए राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम वॉर्स यानी कि जंगों से तहफ़्फ़ुज़ का हक़, बी राइट टू सर्वाइवल यानी बक़ा का हक़, सी राइट टू बी ऑनर्ड यानी इज़्ज़त करने का हक़ या फिर इज़्ज़त हासिल करने का हक़, और डी राइट टू एम्प्लॉयमेंट यानी मुलाजिमत का हक़। कौन सा हक़ जो है बच्चों को हासिल नहीं है, हमको ये बताना है। अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ कर लेंगे तो हमको पता चलेगा भाई जो ऊपर के 3 हक़ है वो तो बच्चों को मिलने चाहिए, लेकिन बच्चे हैं भाई वो मुलाजिमत क्यों करेंगे, एम्प्लॉयमेंट क्यों आएगा, ठीक है ना। जो मुलाजिमत का हक़ है वो बच्चों को हासिल नहीं है। बच्चों को जो हक़ हासिल है वो है राइट टू नॉन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि बच्चों को एक सर्टेन एज तक कोई भी मुलाजिमत करानी नहीं है, ठीक है ना। तो जो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमको पूछा है कि कौन सा जो राइट है वो बच्चों को नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट या फिर मुलाजिमत का हक़ जो है वो बच्चों के हुकूक़ में शामिल नहीं होता है। इसके अलावा हमारे जो क्वेश्चन हमारा जो टेक्स्ट बुक है इसमें पूरे 32 बताए गए हैं अलग अलग राइट्स, तो आप एक मरतबा तमाम को देख लें। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दो चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हिंदुस्तानी आइन की ड्राफ्टिंग या फिर मसूदा कंपनी के चेयरमैन कौन थे, हमको बताना है। ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर अंबेडकर और डी के.एम. मुंशी। चलें बताएं। आई थिंक सबको इसका आंसर पता ही होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, बाबा हिंदुस्तानी दस्तूर कहते हैं, जिसको हम लोग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। किसको कहते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। तो ये जो बी.आर. अम्बेडकर हैं इन्हीं की सिदारत में, ठीक है ना, जो है हमारा दस्तूर बना था, दस्तूरसाज कमेटी बनी थी। तो स्पेशली इन्हों कौन सी कमेटी के चेयरपर्सन थे बताना है, तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके जो चेयरपर्सन थे वो हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। अगर हम लोग जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो हमारे जो पहले आज़ाद हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो रहे हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ेंगे हम हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये रहा, इन ह्यूमन बींग्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इंसानों में मुहिती अज़बी निज़ाम पर मुश्तमिल है। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम बताया गया है उसमें कोऑर्डिनेशन एक टॉपिक है, रुबात, उसमें हमारे बॉडी में पाए जाने वाले डिफरेंट जो भी नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं उसको बताया गया है। तो एक तरह का निज़ाम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मुहिती अज़बी निज़ाम। तो ये निज़ाम किन किन पर या फिर कौन से अज़ा पर मुश्तमिल है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्या है भाई, पैरेलल वर्क करता है, ठीक है ना। और इसमें कौन कौन से अज़ा शामिल है, तो स्पाइनल कॉर्ड और हमारे ब्रेन जो है हमारे जिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के क्या कहेंगे भाई, अज़ा हो जाएंगे, ठीक है ना। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। पिस्टिल बिलोंग्स टू दिस पार्ट ऑफ अ फ्लावर, पिस्टिल जो है फूल के इस हिस्से से ताल्लुक़ रखता है। एक मादाकोट, बी अकमामा, सी अकलीचा और डी नरकोट। तो सेम ऐसे ही नौयत का क्वेश्चन जो है उर्दू मीडियम के पेपर में भी पूछा गया था 2017 में, सेम एज इट इज़ इंग्लिश मीडियम के पेपर में भी पूछा जा रहा है। तो जो पिस्टिल है वो कौन से फूल के हिस्से में आता है, हमको बताना है। गाइनोशियम, कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम। जो पिस्टिल है हम उसको माद गेंद कहेंगे भाई, ठीक है ना। माद गेंद जो होता है ऑब्वियसली बात है मादा कोट में हमारा हिस्सा हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो पिस्टिल के जो कौन कौन से हिस्से हैं भाई, जो हमारी स्टिग्मा है, स्टील है, ओवरी है, ओविल है, वो हमारे जो है पिस्टिल में आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम लोग देखेंगे तो जितने भी हमारे फूल की पंखुड़ियाँ होंगी ना उसको हम लोग कोरोला कहेंगे। जो भी हमारे हरे हरे कलर की जो पंखुड़ियाँ होगी, जो पंखुड़ियों के नीचे पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अकमामा कहेंगे, ठीक है ना। नरकोट को तो हमको पता ही है नरकोट में कौन से अज़ा शामिल है। तो एक मरतबा पूरे आप लोग ये पार्ट्स अच्छे से देख लीजिए कि अकमामा में कौन शामिल है, कोरोला में कौन शामिल है, अकलीचा में कौन शामिल है, मादा कोट में कौन से अज़ा आएंगे, नरकोट में कौन से अज़ा आएंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। दिस ग्लैंड डजंट सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, ये गुदूद हाजिमे के खामिरों को खारिज नहीं करता। ए पैंक्रियाज, बी सैलिवरी ग्लैंड, सी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और डी जिगर। ए लबलबा, बी लुआबी गुदूद, सी मैदे गुदूद और डी जिगर या फिर लिवर। तो हमको बताना है कि डाइजेस्टिव जब हमारा डाइजेशन होता है, जब हमारा हाजिमा होता है तो उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ खामिरे होते हैं वो
एक्ट करते हैं उसके ऊपर। तो जो हमारा जिगर होता है या फिर कहेंगे हम लोग हमारा जो लिवर है ना, वो कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम का इफराज नहीं करता है, जबकि जो पैंक्रियाज जो लबलबा है या फिर लुआबी गुदूद है या फिर मैदई गुदूद है, इनसे कई तरह के ख़मीरों का इफराज होता है जो हमारे ग्लूकोज पर, प्रोटीन्स पर, चर्बियों पर क्या करते हैं, अमल करते हैं, उनको तहलील करते हैं, उनका कैटाबॉलिज्म होता है। ओके ना, आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दिस डिजीज़ इज स्कर्वी इन ह्यूमन बीइंग इज़ कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि जो अस्खरबूद नामी बीमारी है वो इंसानों में ग़िज़ा में किसकी कमी की वजह से लाहक होती है, हमको बताना है। तो ये टॉपिक हम लोग डिटेल में देख चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक अच्छे से, तो इसका आंसर आप लोग आसानी के साथ कर सकते हैं। तो जो स्कर्वी होती है भाई, वो हमारे विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है, और हमारे विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, उसको कहेंगे हम लोग अस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है ना, विटामिन सी जो है अस्कॉर्बिक एसिड है, इससे जो बीमारी होती है उसको हम लोग स्कर्वी या फिर अस्खरबूद कहते हैं। फॉलिक एसिड जो है उससे जो बीमारी होती है भाई वो है हमारी अनीमिया। ठीक है ना, कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी है, उससे जो बीमारी होती है भाई वो है हमारी क्या कहेंगे, रिकेट्स, यानी कि कसा नामी बीमारी जो है वो हमारे कैल्सीफेरॉल या विटामिन डी से होती है। सेम क्वेश्चन जो है 2017 के उर्दू मीडियम के टेट में भी रिपीट हुआ था। सेम डिफिशियंसी रिलेटेड क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के पेपर में भी रिपीट हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जिस्म के अज़ा से गैर ऑक्सीजन शुदा खून इंसानी दिल के इस चैम्बर या फिर इस हिस्से में क्या होगा, जमा होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ कलेक्टेड इनटू दिस चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट फ्रॉम दी बॉडी पार्ट्स। तो ये हमारे दिल जो है उससे लिया गया सो है, हमारा जो लेसन है भाई दिल का दौरानी निज़ाम या खून का दौरानी निज़ाम, वहाँ से लिया गया सो क्वेश्चन है। तो हमको ये बताना है कि जो हमारा गैर ऑक्सीजनी खून होता है वो हमारे तमाम जिस्म से हासिल होके कौन से चैम्बर में आता है। तो हमारा जवाब हो जाएगा राइट अट्रियम, यानी कि जो दाया उज़ैन है ना, दाएं उज़ैन में क्या होता है, गैर ऑक्सीजनी खून वैना कैवा के ज़रिए क्या है हमारे दिल को आता है। ठीक है ना, और जो ऑक्सीजनी खून होता है वो हमारे दिल से जो है लेफ़्ट आर्ट्रियम के ज़रिए क्या होता है, आवर्ता के ज़रिए पूरे हमारे जिस्म को फैल जाता है ऑक्सीजनी खून। ठीक है ना, आता कहाँ पर पूछ रहा है, तो आता कहाँ पर है, दाएं उज़ैन में। ये हमारी गैर ऑक्सीजनी खून हमारे जिस्म से तमाम हिस्सों से कलेक्ट करके दाएं उज़ैन में आता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो द फैक्टर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस आर, शुआई तरकीब के लिए ज़रूरी अवामिल क्या हैं। शुआई तरकीब या फ़ोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से अनासिर की ज़रूरत होती है, यानी कि वो जो प्रोसेस है उसके लिए कौन कौन से अनासिर ज़िम्मेदार होते हैं, हमको बताना है। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड यूज़ कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं भाई, क्योंकि हमको पता ही है शुआई तरकीब के बाद जो हासिल होता है वो होता है हमारा ऑक्सीजन और ग्लूकोज। जो जहाँ जहाँ ऑक्सीजन ग्लूकोज है उसको निकाल दो। ठीक है ना, जो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। हमको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, पत्ते में मौजूद क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है और सूरज की रोशनी की ज़रूरी होती है। इस तरह से क्या होता है भाई, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स प्लस 6 हमारे पानी के मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या करते हैं, हमको ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन क्या है, खारिज होती है। ठीक है ना, ये था हमारा फोटोसिंथेसिस, शुआई तरकीब, जिसके लिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट के साथ साथ क्लोरोफिल की भी ज़रूरत होती है जो कि पत्तों में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द वर्ल्ड फेमस एलोरा केव्स बिलोंग्स टू दिस पीरियड, दुनिया के मशहूर एलोरा के गारों का ताल्लुक़ इस दौर से है। ए काकतियाज, बी गुप्ताज, सी मौर्याज और डी विजयनगर। चले बताएं, जो एलोरा केव्स है, जो अजंता एलोरा के जो केव्स है, ठीक है, वो जो है वो कौन से पीरियड से ताल्लुक़ रखते हैं, हमको बताना है। काकतिया से रखते हैं, गुप्ता से रखते हैं, मौर्या से रखते हैं या फिर विजयनगर से रखते हैं। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुप्ताज। जो गुप्ता पीरियड है वो ज़माने में जो है हमारे अजंता एलोरा के केव्स जो हैं बनाए गए थे वो ज़माने में। ठीक है ना, काकतियाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि काकतियाज जो है हमारे तेलंगाना पे क्या है, जो उन्होंने बादशाहत की थी। मौर्याज भी इम्पॉर्टेंट है, विजयनगर। ये तमाम का जो जिक्र है हमारे
सोशल के टेक्स्ट बुक्स में दिया गया है, मुख्तलिफ जो भी हमारे क्या कहेंगे भाई किंगडम्स हैं उसमें डिटेल में दिया गया है, तो किंगडम्स के ताल्लुक से भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। एट द प्रेजेंट द पोस्ट ऑफिसेज आर नॉट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग सर्विसेज। इस वक्त पोस्ट ऑफिस दर्ज झेल सर्विस फ्राहम नहीं कर रहे हैं। तो पहले ज़माने में पोस्ट ऑफिस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करता था। जो डाकिया होते थे भाई वो घर घर जाकर क्या करते थे, ख़तों को देते थे। तो ये जो था ये ओल्ड सिस्टम है भाई। पोस्ट ऑफिस जो है पहले ज़माने में कई सारे जो है काम अंजाम देते थे। आजकल क्या हो गया, दूसरे नए जदीद टेक्नोलॉजीज़ एंड सिस्टम्स आ गए हैं जिसकी वजह से पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल कम हो गया है। तो हाल फ़िलहाल जो है पोस्ट ऑफिस कौन सा काम नहीं कर रहा है, तो सेव्स मनी। जो हमारी क्या कहेंगे भाई, हमारा जो मनी है वो सेव करने का काम क्या है आजकल जो है हमारे पोस्ट ऑफिस नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा टेलीग्राम्स को सेंड करना या फिर लाइफ इंश्योरेंस बनाना, इसके अलावा जो हमारे खतूत होते हैं उसको पोस्ट करना, ये तमाम जो है हमारे पोस्ट ऑफिस के क्या है अफ़ाल है, जो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए अफ़ाल अंजाम दिए जाते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। मंडल प्रजा परिषद की जनरल बॉडी मीटिंग का इनेकाद किया जाता है। द मंडल प्रजा परिषद जनरल बॉडी मीटिंग इज़ कंडक्टेड बाय। तो किसके ज़रिए जो है हमारी मंडल प्रजा परिषद की जनरल बॉडी की मीटिंग का इनेकाद किया जाता है, हमको बताना है। ए एग्रीकल्चरल ऑफिसर, बी तहसीलदार, सी मंडल एजुकेशन ऑफिसर या फिर डी मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर। लॉजिकली अगर इसका आंसर करेंगे तो हम आपको आसानी के साथ जवाब दे सकते हैं। जो MPDO ऑफिसर होता है भाई, मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो करता है मंडल प्रजा परिषद जनरल बॉडी मीटिंग का इनेकाद वो करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे टेक्स्ट बुक में जो है मुख्तलिफ समाजी इदारों के बारे में दिया गया है कि उनके काम क्या होते हैं, उनको जो क्या कहेंगे भाई, उनको जो संभालने वाले ऑफिसर्स होते हैं उनका क्या काम होता है। MRO के बारे में, VRA के बारे में, MPDO के बारे में, ग्राम पंचायत से रिलेटेड, ठीक है, MEO से रिलेटेड, ये तमाम जो है डिटेल में हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। तो आप एक मरतबा तमाम की तमाम अच्छे से देख लें। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। द ऑथर ऑफ द ब्राह्मविका समवादम, ठीक है ना। तो ब्राह्मविका समवादम के मुसन्निफ कौन है हमको बताना है। ब्राह्मविका समवादम ए कंडुकटला पापा शास्त्री, ये नेम्स बहुत डिफरेंट है और डिफ़िकल्ट भी है प्रोनाउंसिएशन में। बहरी गोपाल राव है या फिर पवूरम रंगाचायलू है या फिर अनुमूला वेंकट सुब्रमण्यम शास्त्री है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कड़ुकुंटला पापा शास्त्री। इन्होंने लिखी थी ब्राह्मविका समावादम, ठीक है ना। अगर हम बहरी गोपाल राव की बात करेंगे तो ये जो है भाई ये विजयनगर सल्तनत की बात की जा रही है। तो वहाँ के एक बहुत बड़े क्या हैं भाई राजा के साथ साथ ये इनको क्या कहेंगे हम लोग एक बड़े पोएट गुजरे हैं। इन्होंने कई सारे किताबें लिखी थी बहरी गोपाल राव ने, ठीक है ना। ये जितने भी है ये वो हमारे विजयनगर जो सल्तनत है वहाँ के इम्पोर्टेंट क्या है क्या पोएट्स और किंग्स की बात की गई है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो गंडीपेट टैंक इज़ ऑल्सो नोन एज, जो गंडीपेट का तालाब है उसको इसके तौर पर भी जाना जाता है, हमको बताना है। ए उस्मान सागर, बी हुसैन सागर, सी अली सागर और डी उदया समुद्रम। तो सेम जो है तालाब से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे उर्दू मीडियम के टेट पेपर में भी पूछा गया था, जहाँ पे हम लोग देखे थे कि उदया समुद्रम किसको कहा जाता है। हम देखे थे कि पांगल तालाब को कहा जाता है। तो जो ऑप्शन डी है वो तो हो नहीं सकता। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए उस्मान सागर। उस्मान सागर जो है उसको हम लोग गंडीपेट टैंक या फिर गंडीपेट तालाब के नाम से भी क्या है जानते हैं। उस्मान सागर ये कहाँ पर है, तो ये मूसी नदी पर वाक़ है हैदराबाद में। ये जो है शहर हैदराबाद के लोगों को पीने का पानी जो है इस टैंक या फिर तालाब से जो है मुहैया किया जाता है मूसी नदी से, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे तालाबों का जिक्र है हमारे किताब में। तो क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं तो हमको ईच एंड एवरी तालाब के बारे में डिटेल पता होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है टेट 2017 इंग्लिश मीडियम के पेपर से। दिस रिवर डजेंट फ्लो इन दी तेलंगाना स्टेट, ये दरिया रियासत तेलंगाना में नहीं बहता, हमको बताना है। ए पेन्ना, बी प्रणहिता, सी तंगाभद्रा और डी किन्नेरासानी।
तो हम लोग उर्दू मीडियम के पेपर में देखे थे, हमको ये पूछा गया था कि दरियाए गोदावरी जो है हमारे तेलंगाना में कौन से मुकाम से जो है दाखिल होती है। हम देखे थे कंडाकर्ती निज़ामाबाद से। तो सेम दरिया के टॉपिक से एक और क्वेश्चन पूछा कि जो हमारे तेलंगाना रियासत है उसमें कौन सी दरिया नहीं बहती। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पेन्ना। ये जो पेन्ना नदी है वो हमारे तेलंगाना में नहीं बहती, जबकि प्रणहिता, तुंगभद्रा और किन्नासारिनी ये तीन जो है, ये तीन भी जो दरियाएं हैं हमारे तेलंगाना में बहती है। और ये जो है हमारे मेजर जो दरिया हैं जैसा कि गोदावरी, कृष्णा, उसकी जो है ये ट्रिब्यूटरीज़ है। ठीक है ना। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।